चलिए डियर स्टूडेंट, फिर अपन दोबारा हाजिर हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल हम नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम उस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो जरूर देखें, क्योंकि उसी के बाद आपको बाकी सारे चीजें समझ में आएंगी। तो जितने भी स्टूडेंटों ने नहीं देखा है वो जरूर देखें पिछले वीडियो, और उसके बाद अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको पूछना है। व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, आप किसी भी तरीके से मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज हम देख रहे हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे होने वाले क्वेश्चन। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ 3 charge are placed at vertex of equilateral triangle of side 3 centimeter each as shown in figure calculate force acting on a charge at A। हमने एक ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसकी हर एक साइड की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने क्या किया, ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज रख लिया, यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम चार्ज रख लिया और यहाँ पर आपका 1 माइक्रोकूलम चार्ज रख लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि आपका जो A पर जो चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स निकालना है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्ज। मतलब क्या होता है कि किसी भी चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के कारण लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो हर एक चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो इस पर फोर्स निकालेंगे, पहले F1 निकालेंगे। ये किसके कारण होगा, 2 माइक्रोकूलम के कारण। तो ये आपका हो जाएगा F1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये R12 हो गया का स्क्वायर। F2 की बात करते हैं तो ये F2 क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव है, रिपल्शन हो रहा है तो ये बाहर की तरफ, ये भी क्या लगेगा, बाहर की तरफ। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी डायरेक्शन नहीं ली है, क्योंकि डायरेक्शन हम डायग्राम में शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से अपन इसको सॉल्व करना है। ये क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो 3 × 10⁻⁻2 के का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁴। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 न्यूटन ये आपका फोर्स हो जाएगा F1। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस अभी भी वही है 3 × 10⁻⁻2 का
होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो 27 इंटू 10⁻³ अपॉन 9 इंटू 10⁻⁴, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 न्यूटन ये हो जाएगा एफ। तो ये अपन ने हर एक चार्ज के कारण, इंडिविजुअल चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना, वेक्टर सम करना है। तो यहाँ पर आर कैप वगैरह कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, वो फॉर्मूला एज इट इज रहता है, आपको वेक्टर लॉ सॉल्व करना था। तो यहाँ पर दो वेक्टर है, एक F1 वेक्टर है, एक F2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपके सामने है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको अगर दो वेक्टर है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, F बराबर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों फोर्स के बीच में या दो वेक्टर के बीच का एंगल, या दोनों वेक्टर बाहर जाने चाहिए या दोनों अंदर जाने चाहिए, तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। तो सर ये एंगल तो आपको दिया ही नहीं है। अरे दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया होता है, आपको समझना पड़ेगा। अच्छा कैसे दिया सर इनडायरेक्टली, बेटा ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने का होता है सर, बराबर होता है और 60 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री हो गया, सारे एंगल 60 डिग्री, ये 60 हो गया, तो ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो थीटा मिल गया, F1 F2 आपको दिया है, वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो। तो F बराबर रूट में यहां पर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 20 30 cos 60 कितना होता है, 1/cos 60। तो यहां पर मैं वैल्यू रख देता हूं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 400 प्लस 900 प्लस 3 2 6 और 1200 इंटू cos 60 होता है 1/2 यानी 600। तो F बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 400 प्लस 900 प्लस 600 न्यूटन। तो F बराबर हो जाएगा, इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो रूट में 1900 न्यूटन। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 10√19 न्यूटन। ठीक है, तो 19 का जो स्क्वायर रूट होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 4.3 के आसपास हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, F अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 43 न्यूटन। ठीक है, 43 न्यूटन। और भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर दो फोर्स थे इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। अगर मान के चलो 3 या 3 से ज्यादा फोर्स होते, तो ऐसे फोर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, वो तो क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। और अगर किसी और एंगल पे होते तो कंपोनेंट में तोड़ के दो कंपोनेंट निकालते, दोनों का फिर हम रिजल्टेंट निकाल लेते। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, वो आपको मैं जरूर करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज अगर हो जाता, मान के चलो ये होता, तो F1 F2 में कोई फर्क नहीं होता, एंगल क्या हो जाता, बदल जाता। क्यों बदल जाता है, क्योंकि जो F2 होता है उसकी डायरेक्शन इधर ना होके कहां पर होती, इधर होती। तो एंगल कौन सा लेते हैं अपन, ये वाला लेते। तो एंगल कितना हो जाता, 120 डिग्री। उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाती, बदल जाती। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एंगल का विशेष तौर पे यहाँ पर ध्यान रखना है। एंगल किस तरीके से निकालेंगे वो, उसके अलावा डायरेक्शन का ध्यान रखना है और मैग्नीट्यूड तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और स्पेशल क्वेश्चन है जिसका आपको करवा देता हूं, उससे कुछ फॉर्मूले निकल के आएंगे, वो भी आपको ध्यान में रखने। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है बता। ठीक है, क्वेश्चन है, लेट टू चार्ज Q1 and Q2 are placed at distance D from each other and a third charge
charge Q is placed in between them so that complete system is in equilibrium, then find the value of कैपिटल Q। ठीक है, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। मैंने आपको यहां पर क्या है सिंबल के फॉर्म में दिया है, क्योंकि इससे क्या है कि जो निकालेंगे जो रिजल्ट एज अ रिजल्ट आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले Q1 Q2 में, फिर मैं वैल्यू के फॉर्म में भी करवा दूंगा। चलो वैल्यू लिख ही देता हूं। यहां पर आप क्या ले लो 4 माइक्रोकूलम, यहां पर आप ले लो 9 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस आप क्या ले लो डी की जगह 10 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, और Q तो आपको फिर निकालना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दिया जाएगा, Q तो आपको निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज लिए Q1 Q2 की वैल्यू दी है। ठीक है, एक 4 माइक्रोकूलम, मैं Q1 ही लिख रहा हूं, दूसरा आपका Q2 यानी 9 माइक्रोकूलम है। ठीक है, दो चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, मतलब लाइक चार्ज है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, उनको कहां पर रखा गया, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर यानी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, अब एक थर्ड चार्ज Q इस प्लेस इन बिटवीन है। तो इन बिटवीन का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी। इसका मतलब ये नहीं कि मिडिल में रखा गया, नहीं, आपको इसकी पहले पोजीशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इन बिटवीन देम सो दैट कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि पूरा जो सिस्टम है वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर अपन Q रख देते हैं कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो ये कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से रखा गया है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, फिर Q की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब इस पे भी लगने वाला फोर्स 0 है, इस पे भी लगने वाला फोर्स 0 है, और इस पे भी लगने वाला फोर्स 0 है। तो पहले x की बात करते हैं। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इस पे फोर्स अगर एक जैसे चार्ज है तो ये इधर लगाएगा रिपल्शन, ये इधर लगाएगा रिपल्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। एक हो गया F1, एक हो गया F2। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। क्यों, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। F1 किसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 कैपिटल Q अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल, Q से Q भी कैंसिल। तो सर हमको तो Q निकालना था, लेकिन अभी X निकलेगा, Q नहीं निकलेगा। विदाउट X के आप Q नहीं निकाल सकते। तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वो पोजीशन निकालनी पड़ेगी जहां पर चार्ज रखना है। तो ये हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, तो रूट में Q1 अपॉन एक्स बराबर रूट में Q2 अपॉन में D माइनस एक्स। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो रूट में Q1 इंटू D माइनस रूट में Q1 इंटू एक्स बराबर रूट में Q2 इंटू एक्स। ये उधर जाएगा, तो रूट में Q1 इंटू D बराबर रूट में Q1 एक्स प्लस रूट में Q2 एक्स। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स बराबर रूट में Q1 D अपॉन में रूट में Q1 प्लस रूट में Q2। ये आपका फॉर्मूला हो गया
जिससे डिस्टेंस निकालनी है वो ऊपर आएगा, बाकी दो के स्क्वायर रूट नीचे आएंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए करता तो x कितना हो जाता, ये Q1 मतलब 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। सर माइक्रो दोनों जगह है, माइक्रो कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 अपॉन में 2 प्लस 9 का स्क्वायर रूट 3 5 यानी 4 सेंटीमीटर। तो x कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इस वैल्यू के लिए, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को क्या निकालना, कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अगर आप दोबारा से इसी पर फोर्स निकालोगे, जीरो करोगे, तो Q से Q तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्या करें सर, ये इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इसके अलावा किसी दूसरे पर आप क्या निकाल लो, फोर्स निकालो। तो इस पर निकालते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस पे आपका आएगा F1 डैश, इसके कारण रिपल्शन, और इसके कारण क्या हो जाएगा F2 डैश। अभी हमको इसका नेचर नहीं पता, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम ये क्या मान के चल रहे हैं, सेम नेचर का है, ठीक है। बाद में ये साइन के साथ आ जाएगा। तो ये F1 डैश और F2 डैश। तो F1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसके कारण, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। F2 डैश क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा F1 डैश प्लस F2 डैश बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर बराबर 0। इसको उधर ले जाओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा। तो कैपिटल Q क्या हो जाएगा माइनस Q2 एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। तो आपका क्या हो जाएगा Q बराबर, फॉर्मूले के फॉर्म में बताऊं तो माइनस Q2, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा Q1 डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर प्लस रूट में Q1 प्लस रूट में Q2 का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, Q बराबर माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट में Q1 प्लस रूट में Q2 का होल स्क्वायर। ये अपने आप फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो जेई और नीट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही वैल्यू बेस्ड भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, लेकिन वो ज्यादातर आपसे क्या करते हैं, फॉर्मूला पूछते हैं। तो आपको इस टाइप का रिजल्ट वहां पर क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू की बात करूं तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, Q बराबर माइनस 4 इंटू 9 अपॉन 5 यानी माइनस का 36/5 कूलम। अगर प्लस के थे कूलम नहीं, माइक्रो कूलम, जो यूनिट थी वो एज इट इज आ जाएगी, दोनों जगह सेम थी। अगर सेम नहीं होती तो आपको यूनिट क्या करनी पड़ती, सेम करनी पड़ती। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता। अच्छा, ये चीज याद रखना, ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब ये दोनों चार्ज कैसे होंगे, लाइक चार्ज होंगे। अगर अपोजिट होंगे तो बीच में कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर फोर्स का हो 0। वो फिर कहां पर मिलेगा, छोटे वाले चार्ज के पास में। जैसे इनमें छोटा कौन सा था Q1, तो Q1 के पास में मिलेगा। अगर छोटा Q2 होता तो Q2 के पास में, यानी इस तरफ वहां पर मिलता। वहां पर यहां पर प्लस की जगह फिर क्या लिखना पड़ता, माइनस लिखना पड़ता, और Q2 में से Q1 को माइनस करना पड़ता। बाकी फॉर्मूला एज इट इज डेराइव हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट चार्ज के लिए भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट बीच में ना होके इधर हो जाएगा, और यहां पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल कर लेंगे। ठीक, अब और भी इस पे कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पर या आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड रहते हैं। चार्ज वाला सिस्टम लेना है, ठीक है, चार्ज के न्यूटन फोर्स को बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले अपन बात करते हैं फील्ड। फील्ड क्या होती है? अगर हिंदी में बात करें तो सर फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, और शुद्ध हिंदी में बात करें तो क्षेत्र का मतलब फील्ड का मतलब होता है इलाका। इलाका जहां पर जिसकी दादागिरी चले। जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं या मेरे मोहल्ले में आप आए हो तो ये मेरा एरिया है, मेरी यहाँ पर दादागिरी चलती है, तो ये मेरा एरिया है, तो मेरा क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो जहां पर जो फोर्स लगता है वो उसकी क्या कहलाती है? फील्ड कहलाती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपन बात करना चाहें या इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होती है? चार्ज के कारण। तो द स्पेस अराउंड एनी चार्ज वेयर वी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज where we experience electric force is known as electric field. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर डिफाइन करना चाहूं तो क्या होता है? द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट where we experience magnetic force is known as magnetic field. ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करना चाहूं तो द स्पेस अराउंड एनी बॉडी where we experience gravitational force is known as gravitational field. तो फील्ड मतलब क्या होता है? स्पेस अराउंड एनी ऑब्जेक्ट around which we experience its force is known as its field. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? द स्पेस अराउंड एनी चार्ज where we experience electric force is known as electric field. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि what do you mean by electric field, तो the space around any charge where we experience electric force is known as electric field. ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये आपका मेजर होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, जैसे मान के चलो क्या है कि कोई व्यक्ति अगर मेरे पास में आके यहां पर उद्यम करेगा तो जम के पिटेगा। ठीक है, या दूर उद्यम करेगा तो भाई ज्यादा से ज्यादा मैं डांट के भेजूंगा। तो अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेंथ क्या होती है? फील्ड की अलग अलग होती है। ठीक है, अगर बिल्कुल पास में हो तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। दूर होगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम होगी। तो उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज at a point in electric field is known as electric field intensity of that point. ठीक है, यानी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो E बराबर F अपॉन Q, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q, इट्स डायरेक्शन is in the direction of force on positive charge, ठीक है। Its unit, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर, लेकिन आपको याद अभी से रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ठीक है। न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, कूलम नीचे है तो नीचे कूलम भी हो जाएगा, तो ये भी इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूला की, ठीक। किसकी बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL/t-2, कूलम का क्या हो गया 80, तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL/t-3a-1, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस, तो आपका F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E वेक्टर। तो आपका जो फोर्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E वेक्टर। अब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, विपरीत हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इस पर भी पूछे जा सकते हैं सिंपल, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यहां पर एक बॉडी है जिसपे चार्ज है Q, अब नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव चार्ज ले लिया Q, कि ये रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो रेस्ट में क्या होगा, जब इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है mg, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा QE। तो आपसे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 है तो आपका mg माइनस QE बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो mg बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, या तो चार्ज दे देंगे E दे देंगे, मास पूछ लेंगे, ठीक है, या मास दे देंगे E दे देंगे, चार्ज पूछ लेंगे, या फिर मास और चार्ज दे देंगे और E पूछ लेंगे। मतलब इनमें से G आपका फिक्स रहता है, G कितना रहता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये अर्थ की सरफेस पे फिक्स रहता है, या फिर अप्रोक्सीमेटली 10। क्वेश्चन में दिया जाता है, नहीं दिया जाता है तो आपको यही वैल्यू आपकी यूज करनी। बाकी 3 चीजें अपन इसमें निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा करते हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव दे देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आपको कैसी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो आपका ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बना देंगे, चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ना देखे प्रोटॉन बोल देंगे, तो प्रोटॉन का चार्ज भी आपको पता है, मास भी आपको पता है, और बोल देंगे रेस्ट में और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दे देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, m, ठीक है, mg और QE, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अगेन mg बराबर QE से सॉल्व हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये प्लेट दे देते हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते, पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं और डिस्टेंस दे देते हैं दोनों के बीच में। तो आपको मैं अभी एक स्टार देके लिखवा देता हूं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होती है, तो इसका भी अपन यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पूछे जा सकते हैं। और भी कई टाइप के होते हैं,
आपका पेंडुलम वाले आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी कई टाइप के होते हैं, तो वो अपन धीरे धीरे करेंगे। मेन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर एक क्वेश्चन ये यहां से बनता है, एक डायरेक्ट यहां पर फोर्स चार्ज का यहां से बन जाएगा, ठीक है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो चीज अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बेटा न्यूमेरिकल आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरा नंबर है 9998138746 इस पर व्हाट्सएप करिए, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर आप व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी अपन जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपका कर रहे हैं, टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण आपको क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको बोर्ड में डेरिवेशन करना रहता है, तो आप जो भी कंसीडर कर रहे हो वो आपको वहां पर लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कंसीडर करते हैं, लेट अ चार्ज Q is placed at point O, another point P is taken at R distance away from it, where electric field intensity is to be determined, ठीक है। हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया O जिसपे चार्ज क्या रख दिया Q, इससे R डिस्टेंस पर एक और पॉइंट लिया P, जहां पर हमको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। लेट अनदर चार्ज Q0 is placed at P, ठीक है। Then force acting on it, तो इस पे अपन यहां पर एक और चार्ज लेते हैं Q0, तो इस पर इसके कारण लगने वाला फोर्स F बराबर कूलम्स लॉ से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R, ठीक है। हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या हो जाएगा आपका, E बराबर F अपॉन Q0, तो E बराबर F की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब R के अलॉन्ग होगी, तो आपका जो वेक्टर फॉर्म होगा E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, ठीक है। अब इसके बाद कई सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे और भी कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हाँ याद, ये चीज याद जरूर ध्यान में रखें कि वीडियो को 1 से 2 बार देखें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके, वो मैंने आपको नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करके आप कोई भी डाउट अगर आपका आता है फिजिक्स में, आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।